So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student at GDMC देहरादून। सो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, जिससे आप अपने फाइनल नीट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाओ। तो यार ये तो हम सबको ही पता है बात कि 7 मई 2023 को हमारा नीट एग्जाम शेड्यूल्ड है, जिसके लिए हमारे पास अभी से एग्जैक्टली 75 डेज या फिर 2.5 मंथ्स बचे हैं। तो यार अगर आप किसी कोचिंग में मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर खुद से ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ये तो आपको पता ही है कि पहले हमें पार्ट सिलेबस टेस्ट देने होते हैं, उसके बाद हमें कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने होते हैं। तो अगर आप शेड्यूल्ड वे में मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो कुछ लोगों के तो यार पार्ट सिलेबस टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे और कुछ के कंप्लीट होने वाले होंगे। तो ट्राई ये करो कि जो अभी एक मंथ है आपके पास अगला, उसमें अपने सारे पार्ट सिलेबस टेस्ट कंप्लीट करो, अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट दो, उन्हें अच्छे से एनालाइज भी करो, ताकि जो आपकी गलती एक टेस्ट में हो रही है वो अगले टेस्ट में रिपीट ना हो। और उसके बाद जो लास्ट का 1.5 मंथ हमारे पास बचेगा ना, वो आपका होता है कंप्लीट सिलेबस टेस्ट के लिए। उसमें आप कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दो और साथ में नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करते जाओ, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर हम करते हैं ना, वही हमारा एक एक्चुअल में रियलिटी टेस्ट होता है नीट के लिए। क्योंकि यार वैसे तो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स में अब फिर ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है जब लास्ट लास्ट का टाइम आता है, क्योंकि फिर तब भी कोचिंग या फिर जहाँ से भी आप पेपर कर रहे हो, वो नीट के लेवल का ही पेपर बनाने लगते हैं। लेकिन ओकेजनली होता है कोई इक्का दुक्का पेपर जिसमें कुछ टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि पेपर टफ होता है। तो इसलिए आप बीच बीच में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शेड्यूल वे में करते रहो, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और यार अब ये बात तो सबको ही पता है कि टेस्ट हमें कैसे देना होता है। टेस्ट हमें स्टैंडर्ड पेपर कंडीशंस में देना होता है, यानी हमें अपने पास 3 घंटे रखने हैं, जिसमें ना हम कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना हम अपनी चेयर से उठेंगे, स्ट्रेट अपने साथ पानी रखो, पेपर करते रहो, पेपर करो अपना। ये मत सोच के चलो कि हमारे पास 3 घंटा 20 मिनट है, तो अगर बीच में हमें वॉशरूम भी जाना हो तो चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जब आप एक्चुअल पेपर देने जाओगे ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि हमसे अलग अलग जगह पे साइन करा रहे हैं, अपनी फ़ोटो भी चिपकानी होती है, साइन करने होते हैं, थंब इम्प्रेशन देना होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इतनी चेकिंग होती हैं। तो वो 20 मिनट तो आप मान के चलो इन सब चीज़ों के लिए ही है, 20 मिनट या फिर 25 मिनट भी। तो आप तो ये मानो कि आपके पास इन एक्चुअल 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 50 मिनट ही है नीट का एग्जाम देने के लिए। तो इसीलिए आदत डालो कि स्टैंडर्ड पेपर कंडीशंस में अपना पेपर दो। और यार अब मॉक टेस्ट का क्या होता है ना, कि मॉक टेस्ट का सिंपल मतलब यही नहीं है कि बस वो 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे के लिए गए या फिर पेपर स्टार्ट किया और 3 घंटे बाद खत्म कहानी। ऐसा नहीं होता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का मतलब ये भी होता है कि टेस्ट दिया, अपनी नॉलेज टेस्ट की और उसके बाद एनालाइज किया कि कहाँ मेरा गलत हुआ, कौन सा मेरा अच्छा टॉपिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, और कौन सा मेरा वीक टॉपिक है। और मॉक टेस्ट से हमें सिंपल मतलब यही होता है कि हमें बस अपना वीक टॉपिक खोद के निकालना होता है। बस हमें मॉक टेस्ट का सिर्फ एक यही रोल होता है कि वो हमें बता देता है कि तुम्हारा वीक टॉपिक क्या है और इसमें तुम्हें मेहनत करनी है। तो मॉक टेस्ट के बाद आपको अच्छे से एनालाइजेशन करना है उस मॉक टेस्ट का, कि कौन सा मेरा टॉप गलत हुआ। और जो भी आपका टॉपिक या कॉन्सेप्ट की चीज़ आपकी गलत होती है ना, एक अपनी अलग से कॉपी बना लो जिसको नाम दो मिस्टेक कॉपी या फिर टेस्ट कॉपी, या फिर उसे टेस्ट कॉपी या जो भी नाम देना है। और उसमें क्या करो कि जो भी आपकी चीज़ें गलत हो रही है ना टेस्ट की, उन्हें लिख लो। पहले तो आप क्वेश्चन लिखो या कॉन्सेप्ट लिखो कि इस कॉन्सेप्ट से मेरी ये चीज़ गलत हुई। फिर आप ये लिखो कि आपको टेस्ट में क्या लगा कि मेरी क्या चीज़ गलत हुई है, मतलब आपको क्या लगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से आपने वो ऑप्शन मार्क किया जो गलत था। और उसका जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ना वो लिखो, ताकि जब आप अगला मॉक टेस्ट देने जाओ ना, अगला मॉक टेस्ट, तो आप उस कॉपी से पहले वो देख लो। जब अगला मॉक टेस्ट है मेरा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने जाओ, तो उस कॉपी में पहले आप देख लो कि अच्छा ये चीज़ें मेरी गलत थी, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मेरे हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन थी वो गलत है। ताकि अगले मॉक टेस्ट में भी अगर उसका क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्वियसली ये फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप उसे गलत करो। वरना अगर आपने एनालाइजेशन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है अभी मॉक टेस्ट देने का। सिंपल बात है। और यही है कि अगर आप ये कर रहे हो, एनालाइजेशन कर रहे हो ना, तो मिस्टेक रिपीटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम हो जाएगी आपकी, मतलब एक्यूरेसी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और एक यही है कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपका जो मार्क्स है टेस्ट में वो रेगुलरली इंक्रीज होते जाएंगे। और एक बात ये है ना कि एब्रप्ट रिजल्ट कभी नहीं दिखता है, कि अगर आपके एक मॉक टेस्ट में 550 आ रहे हैं तो अगले मॉक टेस्ट में सीधे 650 आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर एक मॉक टेस्ट में 550 आए तो अगले में 555 553 ऐसे आएंगे। मतलब 5 या 10 मार्क्स से आपकी इंप्रूवमेंट हमेशा होती रहेगी। कभी भी इस भरोसे नहीं बैठना है कि एब्रप्ट रिजल्ट आएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना ही होगा। तो स्लोली आपका स्कोर बढ़ता रहता है। और
यही है कि फिर नीट एग्ज़ाम में आपका स्कोर अच्छा होगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो। और फिर ये कुछ सब्जेक्ट वाइज अप्रोचेज़ हैं कि अगर आपका मॉक टेस्ट में सवाल गलत हो रहा है तो आप कैसे उन्हें कर सकते हो। तो अगर आपका फिजिक्स में क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो आप अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप नोट्स में देख लो कि वो चीज़ मैंने कहाँ लिखी है। तो आप नोट्स में देखो कि वो कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ लिखा है थ्योरी का, और उसे एक बार रीड कर लो और कॉपी में भी लिख दो कि ये कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा था या फिर ये लाइन मैं कुछ भूल रहा था, क्योंकि फिजिक्स में भी ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ें हैं थ्योरी में जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो उसे कॉपी में लिख लो कि ये वो लाइन है और उसे बार बार देखते रहो। और बाकी अगर कोई न्यूमेरिकल गलत होता है तो PYQs में देख लो कि उस टाइप के और कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, और दो तीन न्यूमेरिकल वैसे प्रैक्टिस कर लो। केमिस्ट्री में तो ये है कि अगर आपका कोई थ्योरेटिकल सवाल गलत होता है, मोस्टली थ्योरेटिकल ही होते हैं एक्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल होता है। तो थ्योरेटिकल में तो ये है कि जैसे अगर इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में गलत हुआ है तो एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि इस लाइन से वो सवाल आया था, ये मेरा गलत है, ताकि जब आप अगली बार रिवाइज करने जाओ ना, तो बस आप वो लाइन ही पढ़ लोगे कि ये मेरी चीज़ गलत हुई थी, तो ये अगली बार से वो गलत नहीं होगी। अब जैसे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होता है कि हम नेम रिएक्शंस अच्छे से याद कर लेते हैं, मैकेनिज्म्स अच्छे से समझ लेते हैं, एग्जांपल्स भी अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो हमारी छूट जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रिएक्शन का मीडियम छूट जाता है, बेसिक था एसिडिक था, या कौन सा कुछ छोटे मोटे आयंस छूट जाते हैं, तो वो आप ऐसे ही रिवाइज करोगे कि अगर वो मॉक टेस्ट में आ गया, आप वो लाइन मार्क कर लो, फिर अगली बार रिवाइज करते हुए वो लाइन देख लेना, उसे टेस्ट कॉपी में भी लिख लो। और इस मिस्टेक कॉपी का ना एक सिग्निफिकेंस और एक ये होता है कि जब लास्ट के 1 या 2 हफ्ते बचेंगे ना आपके पास पेपर के, तो आप देखोगे कि पूरी चीज़ तो बैठ के रिवाइज कर नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि इकोलॉजी का कोई सवाल गलत हुआ था पहले मॉक टेस्ट में तो पूरी की पूरी इकोलॉजी बैठ के रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बस मिस्टेक कॉपी में आप रीड कर लो कि इकोलॉजी में मेरा क्या गलत हुआ था, वो तो आपने कॉपी में लिखा ही है, बस उसी को रीड कर लो। ऐसे आपकी इकोलॉजी भी थोड़ी बहुत रिवाइज हो ही जाएगी। और बायो के लिए तो या सिंपल ही है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। जैसे वही मैं इकोलॉजी का एग्जांपल लूँ, मान लो इकोलॉजी का आपका कोई सवाल गलत होता है, तो पहले तो एनसीईआरटी में देखो वो चीज़ कहाँ लिखी है, उस पैराग्राफ को एक बार रीड करो, और वो जो पर्टिकुलर लाइन थी, अगर किसी लाइन से सवाल बना है, कोई याद रखने वाली चीज़ है, उस लाइन को ही मार्क कर लो, ताकि अगली बार देखो तो वो लाइन ही डायरेक्ट दिखे और वो आप मतलब देख लो, रीड कर लो उसे। पूरी की पूरी एनसीईआरटी तो रीड कर नहीं पाओगे लास्ट के टाइम में, और मिस्टेक कॉपी में भी उसे लिख लो, ताकि लास्ट डे में बस देख लो उसे एक बार कि ये चीज़ मेरी गलत हुई थी उस वक्त, ये आगे गलत नहीं करनी। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, अगर आप इन्हें सिंसियरली फॉलो करते हो तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स थी जो मैंने भी फॉलो की, जिससे मेरा भी स्कोर इम्प्रूव हुआ। बीच में गिरा भी था, मैं बीच में गिरता भी है स्कोर, ऐसी बात नहीं है कि इनसे इम्प्रूव ही होगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर पेपर टफ आ गया तो ऑब्वियसली वो तो गिरना ही है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था, मेरा भी स्कोर कभी कभी 520 530 भी आ जाता था अगर पेपर ज़्यादा टफ आ गया। तो ये था मेरी तरफ से आप सबके लिए, और भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा नीट से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।